अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले हम बात करें इस वक्त जो कि अब तक कुछ ज़राए से ख़बरें थीं, फिर एक मुसव्वदे की तैयारी की बात थी, लेकिन अब ये बात हतमी हो गई कि मौजूदा हुकूमत चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को तौसीह दे रही है। मुसव्वदा तैयार हो गया। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी। जो एक तरीक़ाकार रहा है वो ये कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत होती, शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत होती, नाम तजवीज़ किए जाते और फिर किसी को चेयरमैन नैब मुकर्रर किया जाता। अब जो नैब ऑर्डिनेंस है 1999 का, वो ख़ुद इस बात की इजाज़त नहीं देता कि चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए कोई तौसीह किसी किस्म की जाए, लेकिन ये एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए सारा का सारा मामला करने की एक दोबारा से कोशिश है। इससे पहले हमने देखा है कि मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मामलात में मौजूदा हुकूमत ऑर्डिनेंस ला के मामलात चलाती रही है, कानून साजी को तरजीह नहीं दी जाती रही, और इस मरतबा भी ऐसा ही देखा जा रहा है। फिर एक सवाल ये भी है कि तौसीह देने की वजह क्या है। बहुत सारे हमारे जो हुकूमती हलकों में बैठे हुए लोग हैं, उनका ये मानना है कि चूँकि बहुत सारे केसेस ऑन गोइंग हैं और चेयरमैन साहब उनको देख रहे हैं, लिहाजा ये वजह है कि उनको तौसीह दी जा रही है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हर इदारे में मुख्तलिफ मामलात ऑन गोइंग होते हैं, लेकिन फिर किसी को तौसीह देना उसकी क्या वजह है। जो हमारे अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं उनका ये मानना है क्योंकि चेयरमैन नैब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और सारे जानते हैं, सब ने वो वीडियो देखी हुई, तो वो हुकूमत के कहने पर ही चलेंगे और जिस तरह से ये कहेंगे उस तरह से काम करते रहेंगे। यही वजह है कि वो इन्हें बहुत सूट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये जो इस वक्त तौसीह है ये दी जा रही है। लेकिन कानूनी और आइनी तकाज़े यहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर तोड़े गए हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर बात करें। इसके साथ साथ जो हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, जिस पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम अपोजिशन से बातचीत जारी रखेंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट उसमें यह है कि नई मरदमशुमारी के तहत अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्डअप हो रही हैं। एक तो नई मरदमशुमारी कराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात है, उसके साथ साथ फिर जो गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं उनको वोटिंग का हक देने की बात है। तो बड़े कम महदूद अरसे में ये बहुत बड़े अपहिल टास्क हैं जो इस गवर्नमेंट ने परफॉर्म करने हैं। वो किस तरह से ये कर पाएंगे और किस हद तक शफाफियत मरदमशुमारी में रहेगी, हल्काबंदियों में रहेगी, उसके बाद इंतखाबात में रहेगी और इंतखाबी इस्लाहात पे अपोजिशन कितना इनके साथ चलेगी। मैं चाहूँगा इन दो अहम इशूज़ पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। कुंडी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। ये एक रिवायत रही, लेकिन ये महज रिवायात ही हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यहाँ पे एक रिवायत रही कि उसको अपोजिशन को दी जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लेकिन हम देखते हैं ना पंजाब में वो फॉलो होती है, ना सिंध में फॉलो होती है। अब यहाँ पर भी हुकूमत अगर एक ऑर्डिनेंस ला के काम कर रही है तो कितना ब्लेम किया जा सकता है इंटेंशन पे, या कितने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका इंट्रो मैंने सुना और आपने जो हुकूमत के जो इस वक्त जो है वो अपने उनके जो क्या कहें खदशात है या उनके जो अज़ाइम है चेयरमैन नैब के हवाले से, बाकी हवाले से आपने बात की, और आपने आखिर में कहा कि ये रिवायत है लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो है वो यहाँ पर जो है PAC के चेयरमैन होते हैं और बाकी सूबों में नहीं है। देखिए, रिवायत है, कानून साजी होती है, पार्लियामेंट में कानून साजी होती है, हम कानून बनाते हैं। हमने जो है वो इसीलिए चेयरमैन लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन का हमने अपने दौर में वो किया, क्योंकि जब ये हम चाहते हैं कि अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से एक मुत्तफिका जो है वो चेयरमैन नैब या बाकी इदारों के हेड्स जो हैं वो आते, ताकि अपोजिशन को एतराज़ात ना हो, क्योंकि हुकूमत तो जो करना चाहे कर सकती है। आज क्योंकि ये हुकूमत इतनी खाइफ है, आज ये हुकूमत जो है वो एक गैर जमहूरी हुकूमत है, डिक्टेटरों से भी गई गुजरी हुकूमत है। आज देखें, अगर हम इनका ये मफरूज़ा मान लेते हैं कि जी हम लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मशावरत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके ऊपर केसेस हैं नैब के जी, तो दूसरा मफरूज़ा तो ये है, देखें जब आपने 2 मेंबरान जो इलेक्शन कमीशन के थे उनके लिए लेटर लिखा शहबाज लीडर ऑफ द अपोजिशन को, तो क्या उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस नहीं चल रहा? फिर अगर हम ये बात मान लें कि आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर केसेस हैं, क्या किसी को पता नहीं है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब अमेरिका में कन्विक्टेड हैं? उनके ऊपर क्या अभी यहाँ पर पाकिस्तान में केसेस नहीं हैं?
इनके ऊपर भी केसेस हैं। तो अगर ये बात करते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन केसेस हैं और हम उसके ऊपर जो है वो उनके साथ नहीं बैठते, तो फिर आप वज़ीर आज़म साहब कनेक्टेड हैं, तो वो कैसे लिख सकते हैं? वो कहाँ से पाक साफ हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसे दूध के धुले हुए हैं कि बिल्कुल हम उसके साथ जो है ना। तो ये चीज़ें देखें, ये हुकूमत पहले भी एक मशीन के जरिए आई थी और अब भी ये चाहती है कि हम एक मशीन लेके आए, उसके जरिए हम शायद हुकूमत में आ जाएं, क्योंकि अवाम इनको वोट दी थी। अवाम का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है वो आपके सामने है। आज आप जहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं आपके शहर में, आज हमारे मसीहाओं के साथ क्या हो रहा है? रोड से ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारियां। आज कोविड में फ्रंट लाइन पे जो लोग हमारे लिए जाने दे रहे थे, लड़ रहे थे, उनके साथ आज हमारी हुकूमत क्या कर रही है? तो कहते हैं हम कंटेनर देंगे, कंटेनर की जगह उनको लाठी चार्ज मिल रहे हैं, उनको आंसू गैस के शेल मिल रहे हैं, उनको जो है गिरफ्तारियां मिल रही हैं। अगर कोई भी एहतजाज के लिए आए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे सरकारी मुलाजमीन हो, जो भी हो, उनके ऊपर लाठी चार्ज और आंसू गैस। ये आमरीत से भी बुरी एक जमहूरी हुकूमत है। इसको जमहूरी हुकूमत कहना भी जो है जमहूरियत के ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि काला दाग है, जमहूरी की बदनामी इनको जमहूरी को देना। अब राइटली सेट कुंडी साहब, पॉइंट आ गया। मैं आगे बढ़ते हुए राना अरशद साहब, आपका तो ज़्यादा इस मामले में स्टेक है, आपकी पार्टी, ऑपोजिशन लीडर आपके हैं, लेकिन जिस तरह अभी कुंडी साहब ने भी कह दिया, केसेस हैं उन पे, और कहते हैं मुलजिम से कैसे हम कहें कि बताओ कि किसको एहतसाब के लिए मुकर्रर किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद खालिद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपके टीवी चैनल का, और आप हमेशा बड़े अहम कौमी और इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करने का मौका देते हैं। मैं समझता हूं कुंडी साहब मेरे भाई हैं, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं अर्ज किए देता हूं कि जो आपका आइन है 1973 का, वो डिफाइन है रोल एग्जेक्टिव का और अपोजिशन का। और जब हमने जस्टिस जवेद इकबाल साहब को जो रिटायर थे, उनका जो प्रोसेस अडॉप्ट किया था, तो खुर्शीद शाह साहब के पास उनसे मुलाकात, हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब मिले, और पूरी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के बाद एक फैसला हुआ। और फिर हम, अगर मियां नवाज साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर या शहबाज साहब या हमारे वफाकी वुज़रा चेयरमैन नैब या नैब कोर्ट या नैब में पेश होते रहे हैं, और आज जो इमरान खान जो ATM जो RTS सिस्टम की अब्दी नींद के नतीजे में 25 जुलाई 2018 को एक कोविड की शक्ल में वारद होते हैं, तो आया उन पर नैब हेलीकॉप्टर का केस नहीं था सबको पता है। और फिर इनके परवेज खट्टर, उन पर मालम जब्बे वाला केस नहीं था और है। और यही बात इमरान खान करते थे कि जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, तो फिर 103 या 105 रुपए से हमसे डॉलर लेने वाले 173 रुपए डॉलर का रेट कर चुके हैं। तो आज वो बेकौल उनके क्या ठहरे, चोर ठहरे या डाकू ठहरे, ये भी फैसला मैं आपकी कोर्ट में देता हूं। शहबाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन लीडर हैं, और वो जब अहम इश्यूज होते हैं, कौमी इश्यूज होते हैं, जब अस्करी क़यादत या पूरी पार्लियामेंट की लीडरशिप बैठती है, तो शहबाज भी होते हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी होते हैं, और अगर टाइम नहीं होता किसी के पास तो वो इमरान खान है कि उनका स्पीकर या उनके बाकी वो ऑफिस बेरर तो होते हैं, वो नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं असेंबली में आकर के नरेंद्र मोदी मेरा फोन नहीं सुनता, फिर कहते बाइडेन हमारी हमें कॉल नहीं करते। इसलिए इशू ये और है, क्योंकि हम समझते हैं नैब जो है, नैब PTI कट जोड़ के नतीजे में पाकिस्तान की तरक्की 5.8 ग्रोथ रेट को, राना साहब अभी आपने खुद पूरी हिस्ट्री बताई, ये तो चेयरमैन नैब आपके लगाए हुए हैं, फिर ये इनका गठजोड़ कैसे हो गया जब चेयरमैन नैब आप दो जमातों की मुशावरत से लगे थे? नहीं इरसलान साहब, आइन को हमने फॉलो किया, और लगने के बाद जो उन्होंने किया, सारी दुनिया को पता है कि अगर शहबाज साहब 2019 में मसाके मशीयत की बात करते हैं, कंट्रोल करने को, महंगाई की बात करते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, खुर्शीद शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इशू ये है कि जो चेयरमैन नैब की एक वीडियो आई थी, भाई वो हम तो नहीं लाए थे ना,
वो इनका ही एक एडवाइजर पीएम का था और उनका एक निजी टीवी चैनल था जिस पर ऑनर होती है, वो आज भी चीजें मौजूद होती हैं। फिर चेयरमैन नैब ने ही कहा था कि अब हवाओं के रुख बदल रहे हैं और एक वफाकी कैबिनेट का मेंबर ऐसा है कि उनको हम टेकअप करेंगे। तो राना साहब पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बसरा साहब, अरसलान आधा मिनट प्लीज, आधा मिनट। इशू ये है हम नैब भुगत रहे हैं, ये नैब भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये पुराने शिकारी नया जाल जो है ये एक्सटेंशन से काम नहीं बढ़ेगा। चीजें अब एक्सपोज हो चुकी हैं, चीनी माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, मेडिसिन माफिया और एलपीजी माफिया, और ये माफिया की हुकूमत है जो आपने पंडोरा पेपर में अब एक्सपोज हो चुकी है। मैं बसरा साहब आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ तक अगर आप एक दलील जो देती है आपकी जमात, जो मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है कि जी शहबाज शरीफ साहब पे केसेस हैं और वो अपोजिशन लीडर हैं, हम उनसे मुशावरत नहीं चाहते, तो शायद कोई बात किसी हद तक इस बात को मान ले या समझ ले। अदरवाइज उसका जो काउंटर नैरेटिव है वो कुंडी साहब ने दिया है कि जब आप इलेक्शन कमीशन के मामलात की तरफ जाते हैं तो वो भी इसी तरह ही है। लेकिन चलें, मैं फिर तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन सर तौसी क्यों, कोई नई तकर्री क्यों नहीं? इन सब सवालों का जवाब एक है। अगर हम कोई गैर कानूनी कर रहे हैं, गैर आईनी कर रहे हैं, तो मेरे भाई उसका फोरम कौन सा है? उसका फोरम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हम कानून साजी करेंगे, हम ऑर्डिनेंस के साथ लेकर आएंगे। अगर ये अपोजिशन ये समझती है हमने कोई गैर आईनी या गैर कानूनी किया है तो ये इसको चैलेंज कर देंगे। पहली बात तो ये है, कोई काम, मैं अगला फिक्रा ये बोल रहा हूँ, हम कोई काम आइन से मावरा नहीं करेंगे, कोई काम हम आइन से बालातर नहीं करेंगे, बी क्लियर, और हम इंशाल्लाह आइनी कदम ही उठाएंगे। अब दूसरी गुजारिश ये है कि उसकी रीजंस आपने पूछी हैं, रीजंस बड़ी क्लियर है, आप खुद ही वो बात कर रहे हैं कि आपने कहा उनको एक्सटेंशन क्यों देना चाहते हैं। ये अगर प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं तो जाहिर है उसकी कोई बहुत सारी वजूहात से सबसे बड़ी वजह यह है, माजी में जितने चेयरमैन नैब रहे हैं किसी ने इतनी दिलेरी से हाथ नहीं डाला, रिकवरीज नहीं की, इनिशिएटिव्स नहीं लिए। और ये आइन में, कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप तोसी नहीं दे सकते। सर नैब ऑर्डिनेंस जो है वो खुद इटसेल्फ, ये 1999 का नैब ऑर्डिनेंस अलाउ नहीं करता चेयरमैन नैब की तौसी। आप ये आइन के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, आप सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं और उससे आप वीटो कर रहे हैं। अरसलान, अगर फर्ज करें, मैं फिर कह रहा हूं, हम आइन के मुताबिक नहीं कर रहे तो इसका इख्तियार किसको है? ना मुझे है, ना आपको, ना किसी और को है। इसकी तशरीह करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उसके लिए हमें मेरे ख्याल में इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हम उसको वेलकम करेंगे। हम बिल्कुल ये नहीं होगा कि अगर फैसला हमारे मुखालिफ आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं करेंगे। हम करेंगे, ये बगल के मारे हुए जज हैं, हम नहीं गुंडों की बस से भर के लेके जाएंगे और जाके हमला कर देंगे सुप्रीम कोर्ट पे। हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, हमारा ऑनरेबल इदारा है, जो वर्डिक्ट देंगे हम उसको तस्लीम करेंगे। दूसरी गुजारिश देखिए, फिर मैं कहूँ कि ये इतना सॉलिड ग्राउंड है, इतना सॉलिड लॉजिक है, इतनी सॉलिड रीज़न है कि भाई आप किससे मुशावरत कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे चले हम इसको इस तरह ले लेते हैं, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हों और मुझसे मुशावरत की जाए, तुम्हारा तफ्तीशी कौन सा लगाया जाएगा? नहीं, वो वाली बात तो बस साहब मैंने आपकी कह दी ना कि वो तो मैं उसको तो मार्जिन बिल्कुल मिल सकता है, बहुत सारे लोग उस बात पे कन्विंस्ड हो सकते। अब ये कि चेयरमैन नैब ने अच्छा काम किया, आपकी नज़र में अच्छा किया होगा, मैं ये भी तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक तरीकाकार क्या होता है? क्या मतलब मजीद कोई इनसे भी बेहतर शख्स, ज़्यादा कॉम्पिटेंट शख्स मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान जो आके ज़्यादा दिलेरी और बेहतरी से काम कर सकता है? या चूंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी इनके साथ अच्छी है इसलिए
मैं वो वीडियो वाला भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो लिहाजा आप कह दीजिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मैं वो मान लेता हूँ। अरसलान बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। देखिए, जिस तरह हम ये समझते हैं कि तमाम इदारे इंडिपेंडेंट हैं, अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन वाली बात कही, हम इस बात को समझते हैं कि हर आइन के अंदर हर इदारे का रोल डिफाइन है कि वो क्या कर सकता है। लेजिस्लेशन, कानून साजी काम है पार्लियामेंट का, इदारों का काम है अमल दरामद। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उसमें कोई चैलेंज करता है हमारे बनाए हुए कानून को, उनको तशरीह का हक है, वो बसरा साहब नहीं कर सकते। बसरा साहब, बसद एहतराम, आप लोग लेजिस्लेशन तो कर ही नहीं रहे हैं ना किसी भी मामले में, आप तो सदारती ऑर्डिनेंस पे चल रहे हैं। वो क्यों? इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाइए, इस पे सुन लें। सदारती ऑर्डिनेंस क्या गैर आईनी है? क्या ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आ रहा है? नहीं, कतन नहीं है, कतन नहीं है, गैर आईनी नहीं है। सबसे ज्यादा पर ये रिवायत अच्छी नहीं है कि पार्लियामान है या सदारती निज़ाम हुकूमत नहीं है, उसमें कानून साजी ना होना और हर काम सदारती ऑर्डिनेंस से होना, ये वरीसम है, ये रिवायत अच्छी नहीं है किसी के लिए भी। मैं ये कह मैं बिल्कुल आपका जो आर्गूमेंट है इसमें बहुत वजन है। बहुत आइडियल होता कि हम लोग मिलकर कानून साजी करते, हम लोग वहां पर डिबेट करते, लेकिन अपोजिशन उस माहौल को वो प्रमोट ही नहीं करती, वो उस पर ऊपर बात ही नहीं करना चाहती। तो ये आइडियल बात नहीं है जो हम कर रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन कुछ फैसले आपको लेने पड़ते हैं कि जब आप ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं उसके मुताबिक। ये जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है, इसको इट्स वेरी क्लियर, कुंडी साहब माशाल्लाह बहुत तजर्बाकार हैं, सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस, मैं अभी आपको फिगर भी दे देता हूं जी जी, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में निकले, उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में निकले, तीसरे नंबर पे शायद हमारा नंबर आता है। तो इसलिए मेरे भाई कोई हम गैर आईनी और गैर कानूनी नहीं करने। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। मैं आगे बढ़ता हूँ। कुंडी साहब, जो दूसरा हम मामला है वो इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात का मामला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला, फिर आज ये तय हो गया कि मरदमशुमारी करानी है, जदीद टेक्नोलॉजी पे करानी है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। आप नहीं समझते कि ये अब वक्त का मुकाबला सख्त, बहुत कुछ है और वक्त बड़ा महदूद है, और क्या बेहतर तरीके से हो पाएगा? देखें, मेरे दोस्त बसरा साहब ने मेरे सवालों का जवाब तो नहीं दिया। उन्होंने अपने लिए सारा कुछ जो अच्छाई थी वो अपनी पार्टी की बयान की। इनका हक बनता है, अपने पार्टी के तर्जुमान हैं, इन्होंने तर्जुमानी की। जहाँ तक इन्होंने ऑर्डिनेंसेस की बात की, मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आज इस पे मैं वर्कआउट करूंगा और फिर मैं अगले किसी प्रोग्राम में आपके साथ या किसी फोरम पे भी इनको बताऊंगा कि कितने ऑर्डिनेंस आपके दौर में आए, कितने ऑर्डिनेंस हमारे दौर में है, कितने ऑर्डिनेंस पीएमएलएन के दौर में है। लेकिन बसरा साहब ने ये नहीं बताया कि वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसने मुतफिका तौर पर आपको जो आइन बहाल किया, 18th अमेंडमेंट जब हमने की मुतफिका तौर पर यूनानिमसली पास की, और 98% जो बिल्स हैं पार्लियामेंट के अंदर जो है वो यूनानिमसली पास हुए। आज इनको बताएं कि ये जो आप करना चाहते हैं, ये जो बिल्स लाते हैं या जो चीज़ें, क्या इन्होंने कभी ये अब कहते हैं असम्बली में क्या होता है, असम्बली में इनको पता है क्या होता है, ये जो है अब वो बता नहीं सकते कि असम्बली में इनकी पार्टी क्या करती है। दूसरी बात यह है कि माजी में भी असम्बली रही हैं, इस किस्म की गालम गलोच कभी भी असम्बली में नहीं हुई। इनकी लॉट आई है जो ये काम करती है, कभी भी हमने जो है इस चीज़ को फ़रोग़ नहीं दिया। बसरा साहब हमारे साथ हमारी पार्टी में रहे हैं, ये मुझे बता दें कि कभी इनको अपनी लीडरशिप ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस चीज़ की तरगीब दी कि आप इस किस्म के काम करें पार्लियामेंट में जाके? कभी भी नहीं दी। दूसरी बात यह है कि ये अभी जो है मतलब है कि ये ऑर्डिनेंस, ये अपना बिल्स ले के आते हैं, क्यों नहीं बैठते, मशावरत क्यों नहीं करते अपोजिशन के साथ? क्या इन्होंने कभी ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं, ये चीज़ें लाते हैं, कहते हैं हमने ये कर लिया, आप हमारे साथ आकर करें। चलो हम मान लेते हैं कि हमने जो है नैब के चेयरमैन का जो है वो हमने लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन उस वक्त जो है इस वक्त की अपोजिशन थी, आपने जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया, उसने थोड़ी सी आपको कहा कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, आपने क्या कुछ उसको नहीं कहा? एक आईनी इदारे के सरबराह को आपके वफाकी वजीर ने क्या कुछ नहीं कहा? क्या आपके लीडर ने उसको कंडेम किया गलत बात को? आपने एक इदारे को आप कहते हैं पैसे पकड़ लिए हैं, आप जहन्नमी हैं, फलानी चीज जैसी। अब आप कहते हैं, अब उन्होंने ये भी नहीं बताया कि केस तो ठीक है, हम मानते हैं कि पीपल्स पार्टी और लोगों के ऊपर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप कर रहे हैं, आपके नून के ऊपर भी अपोजिशन के, अपने केसेस के उन्होंने नहीं बताया। मैं तो ये कहा है कि आपके वज़ीर आज़म साहब कन्विक्टेड हैं,
मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि वो कन्विक्टेड है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, अब मुझे ये बताएं कि ये चाहते हैं कि हम मशीन अवाम में तो जा नहीं सकते। बसरा साहब ये मुझे बताना पसंद, ये अवाम में जाते हैं, बसरा साहब जाते हैं, जो लोग इनके हैं जो अवाम में जाते हैं उनको पता है कि बाहर हम जाते हैं दुकानों में, कारोबारी शख्सियात के पास, रेडियो वाले के पास, जो है डेली वेजर्स के पास जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, क्या महंगाई नहीं हुई? राइटली सेड। कुंडी साहब आपकी मैंने तफसील से बात सुन ली, बहुत सारे आपके पॉइंट्स आ गए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राना साहब, इंतखाबात अब वो तो इन्होंने कह दिया आप जो मर्जी कर लें, और आप क्या कर सकते हैं? EVM इन्होंने ले के आनी है, मरदमशुमारी करानी है, हर हाल में नताइज वो कहते हैं सबको काबिल कबूल होंगे। सो अब ये फैसला है इस हुकूमत का, कुछ हो नहीं सकता इसके बारे में। जी इरसलान खालिद साहब, बिल्कुल मैं इमरान खान की एक बात को तस्लीम करता हूँ। अच्छा, उनका फरमाने सल्तनत इमरानिया है कि जो सबसे ज्यादा यू टर्न लेता है, यानी झूठ बोलता है, यानी अपने कौलो फेल पे तजाद है, वो सबसे बड़ी शख्सियत है। और मैं ऐसे करता करता प्राइम मिनिस्टर की सीट पर मुसल्लत हो चुका हूं। और जो उनका फरमान था कि IMF के पास नहीं जाना, खुदकशी फरमा लेंगे, मेरा ख्याल है खुदकशी तो मुनासिब नहीं थी, लेकिन उन्होंने फरमाया था। फिर उन्होंने जनूबी पंजाब का जो सूबा था वो उन्होंने 100 दिन में बनाना था, तो आज चौथा साल हो गया, वो भूल गए हैं कि जनूबी पंजाब, जनूबी सूबे के नाम पर एक महाज बनाया था और मुस्लिम लीग नून के हकूमती मशीनरी के जरिए लोगों को लोटा बनाया गया। हमारा ही एक दरमियाने मॉडल का लोटा था जो डीजी खान से 2013-18 वाला इलेक्शन लूज कर गए थे। उस्मान बुजदार हमारे टिकट होल्डर रहे, फंड लेते रहे एज ए टिकट होल्डर, तो उनको जनाब वो ले गए PTI में, और बाद में 23 साल की कारकर्दगी का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि उस्मान बुजदार को चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो स्टिल अंडर ट्रेनिंग है। आज पंजाब का जो हाल है, जो डेंगू पर अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने कंट्रोल किया था, आज डेंगू का मर्ज हर घर की दहलीज तक इमरान नियाजी साहब और उस्मान बुजदार साहब की बदौलत पहुंच चुका है। EVM मशीन भी जो 25 जुलाई 2018 को धांधला हुआ, वो तो RTI सिस्टम की रिपोर्ट आज तक नहीं आई, और अब चीजें एक्सपोज हो गई हैं। अब लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में या रावलपिंडी के इलेक्शन में या टेक्सला के इलेक्शन में लोगों ने इनको जो धक्का दिया है, पंजाब की 113 सीटें जीती, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के निशान पर, नवाज शरीफ के शेर के निशान पर हमने 51 जीती, इन्होंने 28 जीती। और इसके बावजूद कि पंजाब और मरकज की हुकूमती मशीनरी बेदरेद इस्तेमाल हुई। मैं समझता हूँ चेयरमैन जो इलेक्शन पिछला पाकिस्तान राजा सिकंदर को लगाया गया, तो हम तो इनके हक में नहीं थे, लेकिन जब दाएं बाएं से हमने देखा कि चलो हुकूमत करती है, तो चलो हम एक अदारे की क्रेडिबिलिटी का मराल जो है हम बुलंद रखना चाहते थे। आज चेयरमैन नायब ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी आप ना करें, फॉर्म फंडिंग केस में इनको रिलीफ मिल रहा है। चेयरमैन ठीक है राना साहब, वक्त पॉइंट आ गया, आपका वक्त जरा महदूद है, मैं जरा बसरा साहब से जवाब ले लूं। आपका पॉइंट आ गया सर, राना साहब पॉइंट आ गया सर। इलेक्शन होने थे, जो चेयरमैन है इमरान खान, इनके पास तो टाइम नहीं है कि हम राना साहब पॉइंट आ गया, ठीक ठीक, एक साल का टाइम ले लिया। और राना साहब पॉइंट आ गया आपका, मैं बसरा साहब की जानिब बढ़ूंगा। बसरा साहब किस तरह देखते हैं आप इस वक्त हर मामले में सोलो फ्लाइट है, हर मामले में सोलो फ्लाइट है, किसी कुछ ठीक है कि आपकी हुकूमत है, लेकिन अपोजिशन जमातों ने भी वोट लिए हुए हैं, उनकी भी वो भी अवाम की नुमाइंदगी मुख्तलिफ हल्कों से करते हैं, लेकिन आप तो किसी मामले में किसी को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं। इस्लाम हकीकत ऐसे नहीं है, बिल्कुल हकीकत इसके मुख्तलिफ है। आप हम ले लेते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स जिसकी आप बात कर रहे हैं,
हम लेते हैं नैब रिफॉर्म्स, इन दोनों टॉपिक को ले लेते हैं, उसमें आपके सामने एनालिसिस आ जाएंगे हमने क्या किया, हमने कौन सा फोरम है, हमारी जो हाउस की कमेटीज़ हैं, हमारा जॉइंट सेशन है, नेशनल असेंबली का सेशन है, हमने इनको क्या कहा है कि आए हमारे साथ बैठें। खुद हम 70 साल से कोई जमात ऐसी नहीं है जब इलेक्शन होता है हारने के बाद कहती है धांधली हुई, सिलेक्शन हुई। जहां जीत जाते हैं वहां पे इलेक्शन होता है, जहां हुकूमत बन जाती है वहां इलेक्शन होता है, जहां हार जाते हैं वहां पे सिलेक्शन होती है, जुर्लू चलता है, धांधला होता है। उसका हल क्या है? उसका हल है रिफॉर्म्स। उसके लिए हमने कौन सा फोरम छोड़ा है? तमाम इनको फोरम्स में बुलाया है, लेकिन इनका रवैया क्या है कि ये हमने इनके साथ बैठना नहीं है, हमने इनसे बात ही नहीं करनी है। हम इनको क्या कह रहे हैं? हम वो सिस्टम लेके आना चाहते हैं जो दुनिया के अंदर रिकग्नाइज्ड है। अच्छा, ये हमें बता, हम कह रहे हैं जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे आ जाए, ईवीएम पे आ जाए। इन्होंने आज तक कोई आर्गूमेंट दिया है बसरा साहब क्यों नहीं लाना चाहते? ये पता क्यों? बसरा साहब, आप ये इनको नहीं कहते हैं आ जाएं बैठ जाएं, आप कहते हैं ईवीएम होगी ओवरसीज को हक मिलेगा ही मिलेगा, रिफॉर्म्स पे आके बैठ के बात कर लें। ईवीएम पे हम कोई बात नहीं सुने। जब फैसले आपने कर लिए और वो सादर आप करते हैं, फिर बातचीत की गुंजाइश कहाँ रहती है? प्यारे भाई, हमें ये बताएं कि अगर ईवीएम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं, तो देन व्हाट? वो मैनुअल सिस्टम से तो 70 साल में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हमने किसी इलेक्शन को नहीं माना, हमने सब इलेक्शन को फ्रॉड कहा। जो इलेक्शन जीता वो ठीक था। तो बात फिर मैं वही कर रहा हूं कि हमें आर्गुमेंट दें, इंडिया आपके साथ है। अच्छा चले, हम एक और बात मानते हैं। अभी कनाडा में इलेक्शन हुआ है अरसलान, वो टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन और ईवीएम पे हुआ है। हमें ये कहें, और उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, तमाम पार्टियों ने तस्लीम किया है। हमें ये कहें कि जी गवर्नमेंट ये करे कि वो वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेकर आए, हम वो लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये क्यों नहीं कहते, ये क्यों नहीं मानते, ये क्यों नहीं आते इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे? उसकी वजह क्या है? वहां पे जुर्लू नहीं चलेगा, वहां ठप्पे नहीं लगाए जा सकेंगे, वहां फॉर्म 45 का कोई इशू नहीं है, वहां पर 1 मिनट भी इलेक्शन। बसरा साहब, ये तो नहीं होगा कहीं कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ उसको लाने के बाद हार गई तो आप ही फिर कहेंगे कि धांधली होगी? अच्छा मुझे बताइए कि हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर की और हमारी पार्टी की रवायत रही है, हमने हमेशा हर बात को तस्लीम किया है। अभी पेंडोरा पेपर्स आए, हमने वेलकम किया है, किसी ने वेलकम किया है। पनामा लीक्स आए, हमने वेलकम किया। अभी भी हम सबसे बड़े एडवोकेट हैं ईवीएम मशीन के, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के। जो अगर हम उसके एडवोकेट हैं, हम कहते हैं कि ये दुनिया के अंदर माना हुआ निज़ाम है, तो हम कैसे कहेंगे हम मुखालफत करते हैं? आपको याद होगा सर, वो फिर बात वही बहुत सारी चीज़ों पे तब्दीली की आ जाती है। लेकिन बसरा साहब, आपका पॉइंट आ गया। हम रनिंग आउट ऑफ टाइम। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इतने कम वक्त में बहुत सारी चीज़ें करना, ईवीएम लाना, मरदमशुमारी करना, जदीद टेक्नोलॉजी पे करना, फिर अक्रॉस द बोर्ड उसकी एक्सेप्टेंस, यकीनन ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। वक्त बताएगा कि किस हद तक ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।